आज का हमारा अध्याय है कचरा संग्रहण एवं निपटान। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं, प्राय प्लास्टिक की थैलियों तो टिनों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्राय हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते रहते हैं। हम प्राय सार्वजनिक स्थलों पर, बसों तथा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं फेंक देते हैं जहां कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता जाता है। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख लेते हैं तथा उस पर स्याही फैल जाती है, तब पेज फाड़कर फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे घरों एवं आसपास से ये कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा? आपके विचार से यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदानों से इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा कहाँ चला जाता है एवं फिर इसका क्या होता है? क्या यह संभव है ये सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे हमें कोई हानि न हो? क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के प्रयास करेंगे। पहली ओर एक कदम स्वच्छता की ओर। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का जो लक्ष्य है वो 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण करना है। बूजों के विद्यालय के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा उनमें से कुछ बातों की चर्चा हम इस अध्याय में सीखेंगे। कचरे का निपटान। 16.1 कचरे का निपटान। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहाँ गहरे खड्डे या गर्त होते हैं ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। चित्र 16.1। वहाँ कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है उसी रूप में उपयोग न किए जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। इस प्रकार चित्र 16.1 भराव क्षेत्र दिखाया गया है। कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्राय इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग 20 वर्ष तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट क्या है? आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा सीखें। पहले ये जानने को उत्सुक है कि कचरा उपयोगी कैसे हो सकता है, फिर इसे फेंका ही क्यों गया? क्या इस कूड़े कचरे में कुछ ऐसा भी है जो वास्तव में कचरा है ही नहीं? क्रियाकलाप एक। अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्र कीजिए। फिर इसे दो समूहों में इस प्रकार पृथक कीजिए कि उनमें इस प्रकार की वस्तुएं हों। समूह एक, रसोई घर का कचरा जैसे फल एवं सब्जी के छिलके,
अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियाँ, समाचार पत्र, सूखी पत्तियाँ एवं कागज की थैलियाँ भी इसी समूह में सम्मिलित कीजिए। समूह 2, कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, टूटा कांच, एल्यूमीनियम के रेपर्स, कीलें, पुराने जूते एवं टूटे खिलौने। अब प्रत्येक समूह के कचरे को 2 पृथक ढेरियों में बांटिए। इन्हें ए, बी, सी एवं डी से नामांकित कीजिए। इनमें से प्रत्येक समूह की एक-एक ढेरी को चित्र 16.2 में कचरे की ढेरियों में गड्ढों को भरने को दिखाया गया है। प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों में भरकर इनके मुंह कसकर बांध दीजिए। मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियों और दूसरी ढेरियों को पृथक-पृथक गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए। चित्र 16.2 आप कचरे के इन ढेरों को दबाने के लिए 4 गमले भी ले सकते हैं। 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का काला हो जाना या उससे कोई दुर्गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विघलन हो गया है। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। इसी प्रकार 2-2 दिनों के अंतर पर इनका अवलोकन करके अपने प्रेक्षणों को सुझाए अनुसार नोट कीजिए। क्या कचरा पूर्णतः विगलित है एवं उसमें दुर्गंध नहीं आती, या आंशिक रूप से विगलित है, या फिर लगभग पूर्णतः विगलित है परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किस ढेरी के कचरे का विघलन हुआ और किसका नहीं हुआ। अपने प्रेक्षणों के आधार पर सारणी 16.1 के कॉलमों में अपने विकल्पों 1, 2, 3 या 4 को यहाँ पर सारणी 16.1 कचरे की ढेरियों में क्या परिवर्तन हुआ। कचरे की ढेरी ए, बी, सी और डी। 4 दिन बाद कितना ए, बी, सी, डी में कितना हुआ। 6 दिन बाद में कितना हुआ वो यहाँ लिखें। 2 सप्ताह बाद कितना वो यहाँ लिखें और 4 सप्ताह बाद कितना हुआ। इस तरह से इस सारणी को भरें। भरिए। यदि आपने कुछ और प्रेक्षण भी किए हों तो उन्हें भी अपने नोटबुक में लिखना न भूलें। जो कचरा विघलित नहीं हो पाया है उसे जलाइए अथवा फेंकिए नहीं। यदि कचरा पूर्णतः विघलित हो गया हो और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो उसे उस मृदा में मिला दें जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। यह आपके पौधों को आवश्यक पोषक प्रदान करेगा। आपने इस क्रियाकलाप में यह परीक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें विघलित होती हैं जिनसे खाद बनती है, जिनका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विघलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ शहरों एवं नगरों में नगरपालिकाएं 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। प्राय एक का रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक की धातुएं तथा कांच। क्या आपने यह ध्यान दिया कि ये वही पदार्थ हैं जो कूड़े के ढेर में विघलित नहीं हुए हैं। हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। आपने ये नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विघलित हो जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रियाकलाप 1 में किए अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे 2 समूह में पृथक करना क्यों आवश्यक है।
क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर देखे हैं? बहुधा इन्हें जला देते हैं। चित्र 16.3 प्राय किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाते रहे हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें और धुआं उत्पन्न होते हैं। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। चित्र 16.3 पत्तियां जलाने पर हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहली एवं बुजों द्वारा नोट किए गए कुछ प्रेक्षण एवं विचार इस प्रकार हैं। बुजों ने अपनी नोटबुक में लिखा, पत्तियों को न जलाएं, आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। पहली ने अपनी नोटबुक में लिखा, सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना। वास्तव में वास्तव में चोरी नहीं, इसका अभिप्राय गैर कानूनी अथवा अपराध से था। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों तथा दूसरे पादप अपशिष्टों को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए। 16.2 वर्मी कंपोस्टिंग। हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने ही बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप ये जानते हैं कि केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं? आइए पता लगाएं कि केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होता है। लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2, मैदान में आइए एक गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा खोदें अथवा कोई लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो न तो बहुत गर्म हो और न ही बहुत ठंडा। ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है जहाँ सीधी धूप नहीं पड़ती हो। आइए अब गड्ढे अथवा बक्से में लाल केंचुओं के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा दीजिए। आप विकल्प के रूप में तली में रेत की 1 अथवा 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर सब्जियों अथवा फलों के अपशिष्ट बिछा दीजिए। आप हरी पत्तियों, पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़ों, भूसा तथा समाचार पत्रों को 1 इंच चौड़ी पट्टियां काटकर इन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्ते को काटकर भी पट्टियां बना सकते हैं, परंतु चमकीले तथा प्लास्टिक वाले कागज एवं कार्टन का प्रयोग न करें। रेत तथा तार की जाली पर सूखी गोबर भी बिछाया जा सकता है। कुछ जल छिड़ककर इस परत को नम बनाइए। ध्यान रहे कि जल इतना अधिक न हो कि वह बहने लगे। अपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोला ही रहने दीजिए ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। चित्र 16.4 में लाल केंचुए को दिखाया गया है। अब आपका गड्ढा लाल केंचुओं के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केंचुए खरीदकर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। चित्र 16.4 अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर अथवा घास के हल्के से ढक दीजिए। आपके लाल केंचुओं को भोजन चाहिए। आप इन्हें फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट, कॉफ़ी तथा चाय छानने की बची हुई पत्तियां एवं खेत एवं बगीचे खरपतवार दे सकते हैं। चित्र 16.5 इस गड्ढे में इस
भोजन को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना अच्छा हो सकता है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस, दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केंचुए को न दें। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उसमें रोगकारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे-धीरे मिलाते रहें तथा इसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहें। चित्र 16.5 लाल केंचुओं के लिए आहार को दिखाया गया है। लाल केंचुए के दांत नहीं होते। इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजार्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे, तो ये आहार के साथ कृमि के गिजार्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुओं की भली-भांति देखभाल करते हैं, तो 1 मास में उनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। 3 से 4 सप्ताहों के अंतराल पर अपने गड्ढे का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते रहें। क्या आपके गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है? अब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। चित्र 16.6 इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। अधिकांश कृमि अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटों तक इसे धूप में सुखाइए। आपका वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए तैयार है। गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि हैं। आप इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं, अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट सकते हैं। चित्र 16.6 में वर्मी कंपोस्टिंग को दिखाया गया है। इस उत्तम वर्मी कंपोस्टिंग खाद को आप अपने गमलों, बगीचों और खेतों में डाल सकते हैं। क्या ये अपशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है? आप में से जिनके पास बड़े-बड़े खेत हैं, वे बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बनाकर परीक्षण कर सकते हैं। इससे आपसे बहुत से धन की बचत भी होगी, जो आप महंगे रासायनिक उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं। 16.3 सोचिए और फिर फेंकिए। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर में कितना कचरा फेंका जाता है? इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5 से 10 लीटर का कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्र कीजिए। कितने दिनों में ये बाल्टी पूरी भर जाती है? आप अपने घर के सदस्यों की संख्या चित्र 16.7 निकटवर्ती कूड़ाघर को दर्शाया गया है। जानते हैं, यदि आप अपने शहर और नगर की जनसंख्या का पता लगा लें, तो क्या अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले तथा नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होगा? हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? चित्र 16.7 आइए अब हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं, जहाँ के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहाँ कचरा कम निकलता है। नानू छठी कक्षा में पढ़ता है।
उसे कागज़ का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपनी नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू उसकी कोई चिंता नहीं करता। एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ वह अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुराने चार्टों से फाइलें बनाई हुई थी, पेंसिल की छिलन से बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलीथीन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक डायरी भी बना रखी थी। एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। नानू ने, नानी आप क्या कर रही हो? ये लेप क्या है? ये कागज की लुगदी है। इस लेप को किसी चिकनी मिट्टी एवं कागज से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है। नानी ने उत्तर दिया, परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों नहीं लगा रही है? नानू ने पूछा। नानी ने उत्तर दिया नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी और वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में उसने श्याम को फाइलों से भी कागज फाड़ने शुरू कर दिए थे। श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुए सभी कागजों को एकत्र कर लिया था और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी की कोई बात सुनता तक नहीं था। कुछ दिनों बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज के कुछ हैट खरीदे। उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलीथीन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली न देकर कागज की थैली दी। नानू ने बहुत सी चीज़ों जैसे टॉफियों और बिस्कुट भी खरीदे। इसे इन सभी चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात न मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह सभी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुंचा। चित्र 16.8। नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। चित्र 16.8 में खरीदी हुई वस्तुओं की भरी थैलियों के साथ नानू को दिखाया गया है। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज के हैट पहने। श्याम ने नानू के मित्रों के साथ कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागजों की लुगदी से बनाए थे। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसने सभी मित्र एवं अपने मुखौटों के साथ अपने घर ले गए। नानू बहुत उत्तेजित उत्तेजित था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गया। अपना शहर श्याम के गांव से कितना अलग है। यह गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरा था, इसलिए वहां कचरा बीनने वाले भी नहीं थे होते थे। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक वो चढ़ाना छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर के आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। इन बच्चों को
कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए वे एकत्र किए गए इस कचरे का क्या करते हैं। वे इन्हें कहाँ ले जाते हैं। क्या वह अथवा उसका या उसकी मित्र विद्यालय जाता या जाती है। यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच तथा धातु की वस्तुओं, प्लास्टिक की थैलियों, पुरानी नोटबुकों को किसी कबाड़ी को बेचने में घरवालों की सहायता की है। उससे बात करके पता लगाइए कि वह इस सब कबाड़ का क्या करता है। क्या शाम की भांति आप भी व्यर्थ कागजों से नए कागज बनाना चाहेंगे। आइए इसे बनाना सीखें। 16.4 कागज का पुनः चक्रण। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र, अन्य बेकार कागजों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज का उपयोग मत कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। कागजों को छोटे-छोटे टुकड़ों में फाड़िए। इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालिए। कागज के टुकड़ों को जल में 1 दिन के लिए डूबा रहने दीजिए। अब इसे भीगे कागज को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे-धीरे से ठोकिए। जल के बहकर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा तो समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल सोख लिया जाए। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाइए। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रखें जिससे वे मुड़ न सकें। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने का रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों तथा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्नों द्वारा वाला पुनः चक्रण का आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कागज का पुनः चक्रण किया, क्या वैसे ही हम हर वस्तु का पुनः चक्रण कर सकते हैं। 16.5 प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियाँ एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होते। अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं। खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप। इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता।
समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं तथा इसका अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है, यद्यपि हम दुष्प्रभावों से परिचित हैं। फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्वों को नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्राय प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्राय ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती हैं। इन थैलियों में पैक किए गए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्राय दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग उपयोग हो चुका है। कभी-कभी कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिसमें मानवों में कैंसर की संभावना उत्पन्न कर सकती हैं। पहली ये सुझाव है कि विषैले पदार्थों के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्रों का पुनः चक्रण पृथक रूप से किया जाना चाहिए तथा इस पुनः चक्रित प्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में नहीं होना चाहिए। ने भी प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपने देखा होगा कि लोग प्राय अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक बाहर वहाँ फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्राय प्लास्टिक की थैली को भी निकल जाते हैं। कभी-कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों तथा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती है। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर बहने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। दुकानदारों से कागज के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े और जूट का थैला लेकर जाएं। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर-उधर न फेंकें। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी न जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में न भरें और बाहर न फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। हम कागज पुनः चक्रित करें। हम कागज के दोनों ओर लिखें। सब कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें।
हम अपने परिवार, मित्रों तथा अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। प्लास्टिक के ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग को कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए तथा चर्चा कीजिए। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे, उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ज़्यादा कठिनाई होगी। तो ये हमारा अध्याय कंप्लीट हो गया है।